वन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। आई होप कि आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे बढ़िया से एकदम। अब क्लास ट्वेल्थ में हो या बैंकिंग की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपका बीएससी कर रहे हो, सॉरी बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो इकोनॉमिक्स से, तो मनी मल्टीप्लायर एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? लेट्स सी क्या होता है मनी मल्टीप्लायर। किसी को नहीं पता है तो देखते हैं क्या होता है, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यहाँ पे पूरा आइडिया लग जाएगा। मनी मल्टीप्लायर आपको बताता है कि कितना मनी क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर सिर्फ बैंक में डिपॉजिशन के थ्रू। मनी मल्टीप्लायर टेल्स हाउ मच क्रिएशन ऑफ मनी विल बी डन अ डिपॉजिट डन इन बैंक। बैंक में हम जब डिपॉजिशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितना मनी क्रिएशन हो रहा है ये बताता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। हम जब बैंक में पैसा डालते हैं तो सिर्फ हम बैंक में पैसा डालना, निकालना, लोन लेना, ये सब काम के अलावा एक चीज़ होती है। जैसे हम लोन लेते हैं तो लोन लेने पे क्या होता है, मनी मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने एक तो सेविंग्स करें तो हम जाके अपने डाल दिए, वो क्या मैट्रेस डिपॉजिशन के बजाय जो गद्दे के नीचे लोग डाल देते हैं पैसे सेविंग्स वाले, उसके बजाय आप जाके बैंक में जमा करना चाहिए ऑलवेज। इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। उसमें रखोगे अगर बैंक में तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। गद्दे के नीचे रखने से कुछ नहीं मिलेगा। उसको हम मैट्रेस सेविंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बैंक से लोन सेव करते हैं, वहाँ पे बैंक के पास पैसा आया, बैंक के पास डिपॉजिट्स आए। ठीक है, तो अब बैंक उसका क्या करेगी, कुछ उसके डिपॉजिट्स तो रिजर्व्स के फॉर्म में आरबीआई के पास रख देती है, और कुछ कुछ खुद के पास भी रखती है। कॉमर्शियल बैंक्स खुद के पास भी कुछ पैसे रखती हैं एज ए रिजर्व। उसके अलावा जो भी उनके पास पैसे बचते हैं, एक दो रुपए तो आ नहीं रहे, लाखों करोड़ों में आ रहे हैं, तो वो जो पैसे बचते हैं उसको क्या करती है बैंक, लेंड करती है। हम जाते हैं, हम बोरो करते हैं। ठीक है, तो हमें लेंड करती है। तो इससे सिर्फ लोन लेने तक बात ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे पूरी इकोनॉमी की अलग ही स्टोरी है। जब हमने पैसे लिए, हमारे पास लोन आ गया, हमने लोन ले लिया, एक तो इससे हम इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। ठीक है, और मान लो हमने 10 रुपये का लोन लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इंटरेस्ट के साथ उसको कितना 15 रुपये देंगे। तो यहाँ पे 5 रुपये बैंक के पास एक्स्ट्रा आया, बैंक की कमाई हुई, क्रिएट हुआ मनी। इसके अलावा जो हमने लोन ले रखा, इससे हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं हम इससे। हम इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे लोन का, फॉर्म्स जो हैं नया कैपिटल गुड लेके आएंगे, हो सकता है हाउस होल्ड्स में है तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे तो पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं और मनी मल्टीप्लाई होना ही होना है। यहाँ पे बात समझ आई? मनी मल्टीप्लायर जो है एक ग्रेट रोल प्ले करता है बैंकिंग सिस्टम में। ये पहले तो डिटरमाइन करता है मनी सप्लाई, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई उसको डिटरमाइन करता है, और इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिशन होगा तो लोन पे इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर आप सेव कर रहे हो तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई? अगर आपको मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? 1/r। आर क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है। अगर बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, क्योंकि बैंक अगर अपने पास रख रहा है, वो लोन नहीं दे रहा है, तो मनी मल्टीप्लायर भी कम होगा, मनी मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर डिपॉजिट कुछ नहीं कर रहा है, अपने पास जो रिजर्व है और आरबीआई के पास रिजर्व रखने के अलावा सारे पैसे वो लेंड कर दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर रहा है, तो फिर मनी मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा लेंड कर रहा है तो मतलब रिजर्व जो है, आर जो है वो उसके पास कम बच रहा है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हो M=1/r है, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, रिजर्व कम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर रहा है, मतलब कि पैसे जो कमर्शियल बैंक है उनके पास नहीं बच रही है, किसके पास जा रही है? वो लेंडिंग में जा रही है, तो पब्लिक के हाथ में आ रहे हैं पैसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। रिजर्व्स जो बैंक के पास कम हो रहे हैं तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो फॉर्मूला समझ आया? ये आर जो है ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एम जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी को काउंट करने के लिए, मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है रिजर्व रिक्वायरमेंट 1/में रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है, रिजर्व जो है अगर बैंक के पास ज़्यादा होंगी तो वो लेंड कम करेगी तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये शो करता है चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट्स मनी सप्लाई। अगर अब मनी जो
एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, जैसे लोन लिया तो फिर इन्वेस्टमेंट करे तो एक इंसान के पास बहुत, जैसे मैंने मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लोन लिया, ठीक है, तो लोन लेने के बाद मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूँगी, कैपिटल गुड्स खरीद रही हूँ, मान लो मेरा फॉर्म है, मैं कैपिटल गुड खरीद रही हूँ, तो जहाँ से कैपिटल गुड खरीदूंगी उसके पास पैसा गया, वो पैसा बैंक के पास जमा करेगा, तो बैंक वापस से किसी को लेंड करेगी, तो ऐसे करके ना पूरा एक साइकिल चलती है, ये एक बना हुआ है सिस्टम। एक छोटे लेवल पे मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आएंगी, और समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई विल आंसर इट, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। तो बहुत बड़ा है और मैं छोटे टर्म पे बता रही हूँ, तो समझ आएंगी चीज़ें ज़्यादा सही से, ठीक है। सिर्फ एक बैंक तो है नहीं हमारे कंट्री में, या फिर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक या दो बैंक तो है नहीं, सिर्फ इंडिया में इतने सारे से बैंक्स हैं। तो अगर कोई लोन लेता है तो सिर्फ अपने तक नहीं रखता है, उसको इन्वेस्टमेंट करेगा, तो कुछ खरीदा है या कुछ भी करा, तो यहाँ पे उसने तो खरीद लिया, अब इसके पास पैसे चले गए, इसके पास चीज़ें आ गई, इसके पास पैसे चले गए, तो कुछ रिजर्व रखेगा बैंक के अंदर, कुछ अपने पास रखेगा, तो बैंक के पास वापस से पैसे आ गए ना, अभी वापस इसके पास रिजर्व बढ़े तो वापस से लैंड कर सकती है। तो यहाँ पे ये बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पैक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को और स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ये मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करता है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रखा है पहले वीडियोस में, तो देखना वहाँ से सब समझ आएगा। और बैंक की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझ आएगा। रेसेशन, जब भी रेसेशन आता है तो बैंक जो हैं ज़्यादा पैसा लेंड नहीं करते हैं। रेसेशन के टाइम पे वैसे भी उनको लगता है कि लेंडिंग तो हम कर देंगे लेकिन हमें वापस से रिटर्न नहीं मिलेगा, उनकी कमाई नहीं होगी, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, वो फिर बैंक डूबने लगेगा, तो वो उस टाइम पे कम से कम लेंड करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है कि वो रेज और लोअर कर सके रिक्वायर्ड रिजर्व जो है। अगर मान लो कि लोन नहीं दिलवाना है, बैंक फिर भी लोन दिए जा रहे हैं रेसेशन के टाइम पे भी, तो आरबीआई इस चीज़ को फिर भी कंट्रोल कर सकती है। बैंक को लोन नहीं देना चाहिए रेसेशन के टाइम पे, लेकिन फिर भी बैंक मान लो दे रहा है, किसी भी सिचुएशन में वो बैंक दे रहा है, तो आरबीआई को अगर ये बात पता लगी तो आरबीआई ये चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। कैसे? अगर SLR CRR आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, ये फिर रेपो, रिजर्व रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर आरबीआई चाहती है कि बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना ले, तो उनके जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ा देंगे, SLR और CRR दोनों को बढ़ा देंगे एकदम से, ठीक है। तो अब बैंक जो है इनके पास पैसे कम बचेंगे, कुछ तो डिपॉजिट्स उनके पास आरबीआई को दे दिया है इन लोगों ने, कुछ अपने पास रखा है, क्योंकि ये पॉलिसी के अंदर आ गया, अब इनको बढ़ाना ही पड़ेगा रिजर्व, और रिजर्व्स जब बढ़ा देंगे तो इनके पास लेंड करने को पैसे कम बचेंगे और वो लेंड भी कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन पीपल रीडिपॉजिटिंग द मनी दैट दे रिसीव इन द बैंकिंग सिस्टम। जब लोग उसको रीडिपॉजिट करेंगे ना तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये पूरा फ्लॉप हो जाएगा। वो जो मेट्रोस सेविंग्स है वो करने लगेंगे लोग, तो फिर सब फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे, डिपॉजिट्स नहीं रहेंगे, वो रिजर्व्स रखेगी, खुद के पास रिजर्व्स रखेगी, SLR रखेगी, CRR रखेगी, या फिर क्या लेंड करेगी। तो जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे बैंक्स में, तो ये मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट सही से चलता रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो रह रही हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में समझ आई हो चीज़ें तो कमेंट करना कि यह समझ आया है, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और समझ नहीं आया तो भी कमेंट में बताना कि समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है।